तो नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज एंशियंट हिस्ट्री में हमारा जो सेशन होगा वो मौर्य साम्राज्य के ऊपर पूरा बेस होगा। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल हम यहाँ पे करेंगे। सब कुछ कोशिश करेंगे कि पूरा जो सिलेबस है मौर्य साम्राज्य में या जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो डिस्कस करी जाए यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, कितने राजा हुए लास्ट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मतलब मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इस तरह से जो चीज़ें हमने नोट करके रखी हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर मैप में जो अशोक के बृहद शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ हुए, मैप में देखेंगे, उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद फिर जो अशोक के लघु शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनसे फैक्ट देखेंगे। स्तंभ शिला जो स्तंभ लेख हैं वो किस किस प्लेस पे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखेंगे। लघु स्तंभ लेख वो सारा डिटेल करेंगे। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी लेख हैं जो कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाए गए या फिर इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ पाए गए। और सबसे लास्ट में अशोक के प्रांतों की राजधानियां, आप जानते हैं 5 प्रांत थे अशोक के, और उन प्रांतों की राजधानियां क्या क्या थी, उनके शासन व्यवस्था कैसी कैसी थी, ये सारा डिटेल यहाँ पे हम करेंगे। थोड़ा बड़ा सेशन होगा, कोशिश करेंगे ये पूरा जो मतलब ओवरऑल है मौर्य साम्राज्य का वन टाइम कवर हो। प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं, अगर आपने लास्ट ईयर के प्रश्न नहीं देखे हैं तो कम से कम प्रश्न देखा करिए, उससे आपको टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है ना वो पता लगता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, मतलब इस पे तो बहुत सारी बुकें खाली मौर्य साम्राज्य पे ही होंगी। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, हमें वही सारा करना है, बाकी और ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पीएचडी तो करनी नहीं है ना मौर्य साम्राज्य पर। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन इन सारी चीज़ों को। देखिए, मौर्य साम्राज्य की अगर आप बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य भारत का, आप ये कह सकते हैं, एक महानतम साम्राज्य था। ठीक है। क्यों था महानतम साम्राज्य, अभी मैं आपको बताता हूँ। कि जो मौर्य साम्राज्य था वो महानतम साम्राज्य इसलिए था कि जब 321 में 321 बीसी में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था, घनानंद, उसको पराजित करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको कि हम क्या जानते हैं, मौर्य साम्राज्य जानते हैं उसको। उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। अगर आप इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो मगध के जो हर्यक वंशीय शासक थे या हर्यक वंशक जो हर्यक वंशी प्रारंभिक शासक थे, उन्होंने जिस राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत अंग जो महाजनपद था उसकी उस पर प्रभुसत्ता स्थापित करके की थी, उसी की परिणति ये मौर्य साम्राज्य है। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य की अगर बात करेंगे, इसके विस्तार की बात करेंगे, तो ये हिंदू कुश से लेकर के और ब्रह्मगिरी तक का फैला हुआ था। अभी मैप में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको दिखेगा। देखिए, हिंदू कुश यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा और जो ब्रह्मगिरी होगा वो यहाँ कर्नाटक के आसपास होगा। तो इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कवर किया था पूरा डिटेल में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक महानतम साम्राज्य था। ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं, जो कि जैसे कि उसकी स्थापना कैसे हुई और सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। और कैसे करी तो हमने बताया अभी आपको, नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था, उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। और इस वंश का अगर सबसे महान शासक की बात करेंगे तो फिर आपको नाम मिलेगा किसका, अशोक का। अशोक के बारे में सारी डिटेल हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कवर करने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 बीसी से लेकर 298 बीसी तक का शासन किया। उसके बाद फिर इसका लड़का आता है बिंदुसार, 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक का ये पूरा शासन करते हैं। उसके बाद फिर अशोक का टाइम पीरियड आता है 273 बीसी से लेकर 236 बीसी तक का, और इसे अशोक महान भी कहा जाता है। क्यों अशोक महान कहा जाता है, हम अपने सेशन में जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, आप सेशन को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसको अशोक महान क्यों कहा गया। इसके बाद और भी जो मौर्य साम्राज्य के राजा रहे वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर कुणाल है, बंधुपलित है, इंद्रपलित है, दशाने हैं, दशरथ, संप्रति, शशिशूलक, देववर्मन, शतधनुष, और फिर लास्ट में फाइनली बृहद्रथ। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि बृहद्रथ कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। इस तरह से घुमा फिरा के कई बार इस प्रश्न को पूछा गया। और इसके बाद फिर शुंग वंश की स्थापना होती, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है। तो ये मौर्य साम्राज्य का अगर आप शासक का विस्तार की बात करें कि कितने शासक हुए, कौन पहले कौन बाद, ये सारी चीजें। अगर मौर्य शासकों के वंशावली की बात करेंगे तो वो मुद्रा राक्षस में मिलती है। मुद्रा राक्षस आप जानते होंगे, ये है विशाख दत्त की। विशाख दत्त ने इसको राइट किया है। ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप ब्राह्मण स्रोतों की बात करेंगे तो वो मौर्यों को शूद्र कहते हैं, बाकी जैन और बौद्ध जो स्रोत हैं वो मौर्य साम्राज्य को क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है। और मुद्रा राक्षस में मतलब मौर्यों की वंशावली दी गई है।
जो कि विशाखदत्त द्वारा कृत है। इसमें मौर्यों को वृषल या कुलहीन के नाम से कहा गया है। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने भी इनको वृषल कहा है। देखिए इसके बाद चंद्रगुप्त के पर्टिकुलर कुछ उपनाम भी हैं, जैसे कि सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, पॉलीब्रोथस। ठीक है, ये तीन नाम है और तीनों नाम, सैंड्रोकोट्स जो नाम दिया वो जस्टिन ने दिया, एंड्रोकोटस जो नाम दिया वो प्लूटार्क ने दिया, और पॉलीब्रोथस जो नाम दिया वो स्ट्रैबो ने दिया। जस्टिन का एक कोट्स है जो कि है उसमें कहा था कि मौर्य काल में श्वेत जूते पहने जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्लूटार्क का मतलब एक कोटेशन है कि चंद्रगुप्त ने सारे भारत को रौंद डाला, जिसने एंड्रोकोट्स कहा था चंद्रगुप्त को। तो इस तरह से है। बिंदुसार के भी पर्टिकुलर कुछ नाम हैं, जो कि अमित्रोचेट्स कहा गया है इसको, और अमित्र घाट कहा गया है, शत्रु विनाशक, जे फ्लीट ने इसको कहा है। ये मतलब बिंबिसार के कुछ पर्टिकुलर नाम है। इसके बाद अशोक के कुछ पर्टिकुलर हम नाम देखते हैं, जो कि पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। गिरनार अभिलेख में इसका नाम अशोक मौर्य है। बाकी मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम अभिलेख में इसका नाम अशोक है। अभी इन सारे अभिलेखों के बारे में हम डिटेल और भी इंपॉर्टेंट चीजें आगे देखते रहेंगे। मौर्यकालीन अगर राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो आप इसका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपको सैद्धांतिक पार्ट देखना पड़ेगा, फिर उसको व्यवहारिक पार्ट देखना पड़ेगा। दोनों चीजें कवर कर लेंगे तो आपको राजनीतिक जीवन मौर्य साम्राज्य का समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे चलता था। देखिए जो सैद्धांतिक पार्ट था मौर्य साम्राज्य का, वो साप्तांग विचारधारा पर आधारित था। साप्तांग विचारधारा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरंकुश जनहितकारी राजतंत्रात्मक राज्य, ये मौर्य साम्राज्य की आप कह सकते हैं की नोट्स है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं मौर्य साम्राज्य का जो पूरा डिटेल था। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि साप्तांग विचारधारा क्या होती है। तो साप्तांग विचारधारा में 7 लोग आते हैं इसमें। इसको नोट ही कर लीजिए। सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा स्वामी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, राजा। उसके बाद आएगा अमात्य, अमात्य आ गया। फिर उसके बाद जनपद आ गया। उसके बाद फिर आएगा दुर्ग। उसके बाद आएगा दंड या सेना। उसके बाद फिर आएगा कोश, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मित्र। याद कर लीजिए, पता नहीं पूछ ही रहे हैं प्रश्न में। ठीक है, तो ये तो उसका मौर्यकालीन जो राजनीतिक जीवन था उसका सैद्धांतिक पक्ष था। अगर व्यवहारिक पक्ष की बात करेंगे तो फिर त्रिस्तरीय लोक प्रशासन था, जिसमें कि केंद्रीय, प्रांतीय और ग्राम प्रशासन था। अगर आप यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे तो मतलब वो सहयोगी और उसमें अमात्य इन सब चीज़ों में डिवाइड था। और इसमें जो एक बार प्रश्न पूछा गया है, उपदाह परीक्षण क्या होता है। तो उपधा परीक्षण जो होता है, उपधा परीक्षण से जो अमात्य होते थे उनकी नियुक्ति होती है। मतलब आप एक टेस्ट कह सकते हैं, जैसे कि आजकल यूपीपीसीएस, यूपीएससी इस तरह से होता है, ऐसे वहाँ भी उपधा परीक्षण होता था। उसके बाद वो अमात्य का चयन करते थे। अगर केंद्रीय प्रशासन में और डिटेल की बात करेंगे तो फिर वहाँ मंत्रिण होते थे, महामात्य होते थे जिनको कि हम तीर्थ कहते हैं, और फिर विभागाध्यक्ष होते थे। तो विभागाध्यक्ष जो थे वो मैंने आपको बताया मुद्रा ये सारे, जो कि 26 हैं या फिर 32 हैं, ऐसे कुछ हैं, 26 या 32 कुछ ऐसे ही हैं। महामात्य 18 थे, और जो कैबिनेट मंत्री थे वो थे यहाँ पे। इसके बाद अगर आप प्रांतीय प्रशासन की यहाँ पे बात करेंगे तो फिर वो राजनीतिक इकाइयाँ थी, जैसे कि राजा है, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिसको मतलब जिला आ जाता था, जिसको हम आहार कहते थे। तो इस तरह से डिवाइड था। और अशोककालीन जो प्रांत थे वो 5 प्रांत थे। उनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे कि 5 प्रांत कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे थे, कैसे थे। अगर और कुछ प्रशासन की इसमें बात करेंगे तो नगर का प्रशासन कैसे था, उनका न्याय प्रशासन कैसे था, वो सारी चीज़ें हैं। इनको थोड़ा सा आपको डिटेल देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, अगर इन सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके स्रोत की बात आप करेंगे तो स्रोत इसके दो हैं। एक तो इसका स्रोत कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है, और दूसरा जो इसका स्रोत है मेगस्थनीज कृत इंडिका है। तो यही दो स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो कि आपको जानना चाहिए। और इसका जो नगर का प्रशासन, न्याय प्रशासन, इनका जो आर्थिक प्रशासन, ये सारा चीज़ आप देखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न कभी कभी पूछे गए हैं। हम आते हैं जो मैप के ऊपर, जो कि अशोक के पर्टिकुलर बृहद शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए अगर आप बृहद शिलालेख की बात करेंगे तो इनके जो बृहद शिलालेख हैं वो हैं 14। ठीक है, 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो पाए कितने जगह से गए हैं, 8 जगह से। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इसको यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ। 14 विभिन्न शिलालेखों का समूह है ये, शिलालेखों का समूह है, शिलालेखों का समूह है। और ये 8 स्थान से पाए गए, 8 जगह से पाए गए हैं। ठीक है, और वो 8 जगह कौन कौन है, तो उसमें शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, धौली, जौगढ़, एरुगुडी, गिरनार और सुपारा। ठीक है, तो इन 8 जगह से
14 बृहद शिलालेख के बारे में डिटेल आपको मिलेगी। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हैं। तो पहला तो है यहाँ पे शाहबाज गढ़ी देख रहे हैं आप, तो शाहबाज गढ़ी कहाँ पे होगा, तो जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान में होगा। और इससे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो इसमें हुएन सांग ने इसको एक अलग ही नाम दिया है, उसने कहा था इसे क्या, पो लू और शाह, शाहबाज गढ़ी लेक को हुएन सांग ने ये नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो हुएन सांग ने ये नाम दिया था उसको, और एरियन ने इसको एक दूसरा नाम दिया था, वो नाम है बजरिया। ठीक है, ये एरियन का वो है, ये एरियन ने कहा था किसको, शाहबाज गढ़ी को कहा था। और ये तक्षशिला के व्यापारिक मार्ग पर पड़ता है। देखिए ये अशोक का 14वां बृहद शिलालेख है, 14th बृहद शिलालेख है किसका, अशोक का। ठीक है, और ये जो है किस लिपि में है, ये खरोष्टी लिपि में है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मानसेहरा। तो मानसेहरा के बारे में देखते हैं, तो मानसेहरा भी कहाँ होगा, ये भी पाकिस्तान में होगा, है ना। तो मानसेहरा ये भी तक्षशिला के व्यापारिक मार्ग पर था, आप देख रहे हैं मैप में ही देख रहे हैं पूरा डिटेल क्या क्या है कैसे कैसे है ना। और यहाँ से प्राप्त जो अशोक का अभिलेख है एक पाषाण खंड पर, ये जो अभिलेख है ये पाषाण खंड पर मतलब उकेरा गया है या प्रेरित है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब पाषाण खंड पे इसको लिखा गया है। पाकिस्तान के हजारा जिले में आपको ये मिलेगा। और इस अभिलेख में अशोक ने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई, उनने कहा कि धन जो है सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। किसने कहा, अशोक ने कहा, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, मतलब खर्च करने की नसीहत उसने दी। और दूसरी चीज जो कही कि बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये अशोक के मानसेहरा के जो बृहद शिलालेख है उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। और ये भी किस लिपि में है, ये भी खरोष्टी लिपि में लिपिबद्ध है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है अगर अभिलेख की बृहद शिलालेख की आप बात करेंगे तो वो है क्या, वो है कालसी। कालसी कहाँ होगा, ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई बार ऐसा लगता है कि कालसी यूपी में है, लेकिन कालसी यूपी में पहले था, अभी नहीं है, 2000 के बाद से नहीं है। ठीक है, तो कालसी जो है वो ये उत्तराखंड में है। इसके बारे में देखिए, पुरातात्विक उत्खननों से यहाँ पे संस्कृत पदों में उत्कीर्ण ईंटों की बेदी प्राप्त हुई है। तो ईंटों की क्या मिली है, बेदी मिली है, जो कि किस लैंग्वेज में है, वो संस्कृत में है। क्लियर। और यमुना और टोन्स नदियों के संगम पर ये स्थित है, यमुना और किस, टोन्स। ठीक है, यमुना और टोन्स नदियों के संगम पर स्थित है ये। क्लियर। और यहाँ से जो अशोक का मतलब स्तंभ बृहद शिलालेख मिला है वो एकास्म स्तंभ, वो एकास्म स्तंभ है। ठीक है, वो कैसा स्तंभ है, एकास स्तंभ है, और बलुआ पत्थर से निर्मित है वो, बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहाँ की एक चट्टान पर हाथी की आकृति उत्कीर्ण है। तो किसकी आकृति, हाथी की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है, और मतलब ये जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में इसको लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है गिरनार अभिलेख। ये यहाँ पे है, ये कहाँ होगा, ये गुजरात में होगा, गिरनार। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो गिरनार अभिलेख जो है ये गुजरात में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर, या आप ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। किस झील का निर्माण कराया गया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, जिसका जीर्णोद्धार किसने किया, पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया। तो इसका जीर्णोद्धार पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया। और अशोक के समय तुषाप्य, रुद्रदामन के समय सुविशाख, और स्कंदगुप्त के समय चक्रपलित ने इसकी मरम्मत करे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत कम सारे फैक्ट एक साथ हमें मिल पाते हैं। ठीक है, तो अशोक जब शासन में था तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तुषाप्य ने। ठीक है, और उसके बाद जब रुद्रदामन शासक था तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो सुविशाख ने कराया। और उसके बाद स्कंदगुप्त जब मतलब शासन में था तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, चक्रपलित ने कराया। फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इस तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गिरनार से कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। और जो गिरनार ये है
ये किस किस नदियों और किस पर्वत पे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो 3 पर्वत हैं, सुवर्ण, सिकता व और कौन सा, और पलाशिनी। ये तीनों, इन तीनों नदियों के जल को रोका गया। ये तीनों क्या हैं, ये नदियां हैं। इन तीनों के नदियों को जल को रोका गया। और किस पर्वत पर रोका गया, दुर्जयंत पर्वत पर रोककर ये झील बनाई गई है। ठीक है, जिसे बृहद संहिता में इसका नाम क्या है, गिरी नगर इसको कहा गया है। इसी को बृहद संहिता में गिरी नगर कहा गया है। और एक लघु शिलालेख भी यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि मिलेगा धौली। ये यहाँ पे है धौली, इसके बारे में। तो धौली कहाँ होगा, ये उड़ीसा में होगा, है ना। तो धौली उड़ीसा में होगा। देखिए धौली या तोसली जो है, इसको तोसली भी कहा जाता है। ये महानदी के मुहाने पर है, पुरी जिले में स्थित है। महानदी के मुहाने पर, पुरी जिले पर, पुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। और मूल रूप से अगर इसके नाम की आप बात करेंगे तो इसको कहा जाता है धवलगिरी। धवलगिरी इसका जो मूल नाम है वो है। यहाँ पर तीसरी सदी में, तीसरी सदी में, तीसरी सदी नहीं, तीसरी सदी ईसा पूर्व कहा जाएगा उसको। ठीक है, तीसरी सदी ईसवी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध यहीं पे लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अशोक ने मतलब काफी भीषण नरसंहार भी हुआ था। और इसी के बाद फिर अशोक ने धम्म की जो एक राह थी वो चुन ली थी, कि उसने युद्ध को त्याग दिया और सारी चीजें ये सारी हुई। इसके बाद वो सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये धौली है, धौली का जो बृहद शिलालेख है। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मतलब धौली में एक चट्टान को काटकर हाथी की मूर्ति बनाई गई है, जो मौर्यकालीन पशु मूर्तिकला और सृजनात्मकता को व्यक्त करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है क्या, सोपारा। सोपारा कहाँ होगा भाई, तो सोपारा जो होगा ये होगा महाराष्ट्र में, है ना। सोपारा आएगा महाराष्ट्र में। क्लियर। पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी और टॉलमी, इसे क्या कहते थे, इसको कहते थे वो सुरपरख। सोपारा को क्या कहते थे, सुरपरख। और अरब के लोग इसको जो नया नाम वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे सुबारा। क्लियर। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो मुंबई के लगभग थाने जिले में ये स्थित है। और इसका वास्तविक नाम सुरपरक है। और उस समय था, प्राचीन एक बंदरगाह भी था ये, एक प्राचीन बंदरगाह था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख एक केंद्र भी रहा है। अभी की बात करेंगे तो एक समृद्ध नगर है। ओल्ड टेस्टामेंट में सोपारा का उल्लेख ओफिर नाम से किया गया है। अरब यात्रियों ने सोपारा के चमड़े के सामान की प्रभावशाली रंगाई के लिए उसका काफी एक मतलब उल्लेख किया है। और वेनिशियन यात्री मार्को पोलो ने सुपारा को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और उसकी व्यापारिक वस्तुओं के लिए मतलब उसका एक विस्तृत उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये हो गया सुपारा। इसके बाद हम देखते हैं जौगढ़। जौगढ़ कहाँ होगा, तो ये भी होगा कहाँ पे, उड़ीसा में ही होगा जौगढ़, है ना। मैप में भी आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये सब। तो जौगढ़ उड़ीसा के किस जिले में है, तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोनों धौली और जो जौगढ़ का शिलालेख है, इसमें 11वां, 12वां और 13वां जो लेख है वो नहीं है। इसके स्थान पर अन्य दो लेख दिए गए हैं, जिसे क्या कहा गया है, उसका नाम अलग दिया गया है, प्रथम कलिंग प्रज्ञापन। प्रज्ञापन ये कहा गया है। और यह समापा के महामात्रों को संबोधित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं ये है एर्रगुडी। ये आप देख रहे हैं एर्रगुडी, एर्रगुडी कहाँ पे है, तो ये कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, है ना। आंध्र प्रदेश के ये किस जिले में है, तो ये कुर्नूल जिले में है। ठीक है, और यहाँ इसके समीप ही राजुल मंडगिरी लघु शिलालेख मिला है। कौन सा, राजुल मंडगिरी का लघु शिलालेख मिला है। ठीक है, इस अभिलेख को लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं की है। यानी बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्रूसोट्रोफेडन। मैं नाम लिख देता हूँ, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। ये लिखा सही गया है। ठीक है, ब्रूस्ट्रोफेडन।
तो ये जो एक लिपि है, इसको सामान्यतः हम कैसे लिखते हैं, हमने यहाँ से लिखना शुरू किया फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, लेकिन ये जो लिपि है ये यहाँ से जाएगी यहाँ पे और फिर ऐसे ऐसे लिखती चली जाएगी। तो इसी को कहा जाता है ब्रूस्ट्रो फेडन जो लिपि है। ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे। तो ये यहाँ से मतलब मिला है। तो ये जो महत्वपूर्ण डिटेल थी बृहद शिलालेखों के बारे में, वो हमने डिस्कस की। हमने पहले आपको बताया कि 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो कि 8 प्लेसेस से मिले हैं। 8 प्लेसेस कौन कौन है, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, इसके बाद कुछ पर्टिकुलर जो लघु शिलालेख हैं उनसे हम डिटेल में देखते हैं कि लघु जो शिलालेख हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं लघमान है। ये लघमान कहाँ पड़ेगा, ये पाकिस्तान आई थिंक अफगानिस्तान में पड़ेगा, है ना। तो हाँ, ये अफगानिस्तान का पार्ट होगा, अफगानिस्तान का पार्ट होगा लघमान। क्लियर। और अफगानिस्तान में ये किस नदी के किनारे होगा, तो काबुल नदी के किनारे ये आपको मिलेगा। ये लघु शिलालेख है अशोक का। इसके बाद वैराट है। और ये जो हाँ ये जो मतलब लेख अभिलेख है, ये अरामाइक लिपि में है। किस लिपि में है, अरामाइक लिपि में इसको लिखा गया है, जो एक अधिकारी रोमो डेंटो के सम्मान में अंकित है, लघमान का अभिलेख। इसके बाद फिर बैराट है। इस अभिलेख से अशोक ने बुद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। अशोक ने अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। ठीक है, देखिए धम्म जो है ये धर्म का ही पाली रूप है। ठीक है। ये जो अभिलेख है ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा राजस्थान में। और राजस्थान में जयपुर के निकट होगा। और यहाँ से लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व एक भांड एवं प्रथम सदी ईस्वी का एक सूती का टुकड़ा भी मिला है। और यहाँ से मौर्य काल के पॉलिश किए हुए मृदभांड भी मिले हैं। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट वेनसांग का है यहाँ से। तो वेनसांग ने यहाँ की जो कृषि है उसकी चर्चा करते हुए कहा था कि 60 दिनों में तैयार होने वाले चावल का वर्णन किया है। किसने, वेनसांग ने 60 दिनों में तैयार होने वाले चावल का, ठीक है, चावल या धान जो भी है वो उसका वर्णन किया है। ठीक है, इसने वेनसांग ने कहा, वैराट से इसके लिए ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। हाँ, इसके बारे में एक और चीज है कि कीचक वध नामक कथा इसी स्थान से संबंधित है। कीचक वध, ये जो कथा है ये वैराट से ही रिलेटेड है। और इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य कहा है अशोक ने अपने आप को। किस अभिलेख से, तो वैराट के जो लघु शिलालेख है वहां से कहा है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो गुर्जरा है। तो गुर्जरा कहाँ होगा, ये गुर्जरा एमपी में होगा, है ना। गुर्जरा लघु शिलालेख, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की ये दतिया जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे होगा। और मौर्य साम्राज्य का एक नगर था, यहाँ से एक मौर्य अशोक का एक स्तंभ लेख मिला है। जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो अशोक का वास्तविक नाम यहाँ से मिलता है। अशोक का वास्तविक नाम यहाँ से मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है क्या, अहरौरा। तो अहरौरा जो अभिलेख होगा ये यूपी का अभिलेख होगा। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में अभी पड़ेगा। और यहाँ से अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है रूपनाथ अभिलेख। ये कहाँ होगा, ये एमपी में होगा। रूपनाथ जो अभिलेख लघु शिलालेख है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं एमपी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में रूपनाथ जो लघु शिलालेख है मौर्य साम्राज्य का, यह स्थल शैव धर्म के लिए प्रसिद्ध था। शैव धर्म के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ के उत्खनन से एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गुलबर्गा के बारे में। तो गुलबर्गा है मास्की उदगोलम और नेट्यूर सिद्धपुर ब्रह्मगिरी, ये सारे कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको कर्नाटक में ही मिलेंगे। तो कर्नाटक में काफ़ी वो है। तो गुलबर्गा का जो
लघु शिलालेख है। तो गुलबर्गा के बारे में डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। तो गुलबर्गा कर्नाटक में है और कर्नाटक राज्य के सन्नाटी में स्थित है और 1889 में यहाँ से अशोक का एक अभिलेख मिला है। ठीक है, अशोक का अभिलेख यहाँ से मिला है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो है मास्की। मास्की भी कर्नाटक में है और यहाँ से अगर महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे तो इस मतलब शिलालेख से अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य अपने आप को कहा है और इसी अभिलेख में उसका नाम क्या मिलता है, अशोक भी मिलता है। और ये जो प्लेस है वो नवपाषाण काल से भी रिलेटेड है। पहले जो सेशन करें उसमें आपने देखा होगा मास्की से सारी डिटेल। यहाँ पे लगभग वही काले मृदभांड और मनके शंख सीपियाँ ये सारी चीज़ें मिली हैं। प्राचीन काल की बात करेंगे तो इसका जो नाम था वो क्या था, मस्सागी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है उदगोलनम। तो उदगोलनम भी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में पड़ेगा। ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा और इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने उसके वैयक्तिक नाम से संबोधित किया गया है। वैयक्तिक नाम से अशोक को संबोधित किया गया है। ठीक है, अशोक को संबोधित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेट्यूर। तो नेट्यूर जो होगा वो कहाँ होगा, कर्नाटक में ही होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से लघु शिलालेख की दो अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं और ये एक मौर्यकालीन स्थल है। इस लेख में भी अशोक को अपने वास्तविक नाम से संबोधित किया गया है। अशोक को अपने वास्तविक नाम से संबोधित किया गया है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में ये भी पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जटिंग रामेश्वर। ये जटिंग रामेश्वर है। ये स्थल ब्रह्मगिरी से लगभग थोड़ा सा पास ही, आप यहाँ मैप में भी देख रहे हैं, ये ब्रह्मगिरी है और ये फिर जटिंग रामेश्वर है। वर्तमान में जो ये अभिलेख है ये जटिंग रामेश्वर मंदिर में है। यहाँ जटिंग रामेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे रखा गया है और यहाँ से मौर्य साम्राज्य जो शासक अशोक था उसका एक लघु शिलालेख पाया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर ब्रह्मगिरी की बात करते हैं। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ेगा। ठीक है, सुवर्णगिरी दक्षिणी प्रांत का क्या था, सुवर्णगिरी जो था वो दक्षिणी प्रांत का केंद्र था और इस लेख में अशोक यह दावा करता है कि उसके धम्म प्रचार से साथ ही जम्बू द्वीप के निवासी देवताओं से मिल गए थे। और मतलब इन यहाँ के अगर उपकरण की आप बात करेंगे तो पालिश युक्त पाषाण उपकरण लौह युग के पूर्व के इस तरह से प्रतीत होते हैं। तो ये ब्रह्मगिरी है। इसके बाद अगर आप सिद्धपुर की बात करेंगे तो सिद्धपुर भी कर्नाटक में है। मौर्य काल में यह एक प्रसिद्ध जो था वो नगर था। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात जो है वो सिद्धपुर से मात्र कितनी दूर है, लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास होगा। तो शरावती नदी पर ही है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। वो कई बार जियोग्राफी में इस तरह से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, इसके बाद हम सुवर्णगिरी को देखते हैं या इसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस लेख में रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। किस नाम, रज्जुक नामक एक अधिकारी की चर्चा की गई है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के कनकगिरी या रायचूर डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख लघु शिलालेख थे जो कि अशोक के थे, वो हमने यहाँ पे सारे देखे। स्तंभ लेख अशोक के देखते हैं जो कि टोपरा पहला है इसमें। तो टोपरा कहाँ पे है, ये हरियाणा में स्थित है और इसी स्तंभ लेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़कर मौर्य साम्राज्य के रहस्य को सुलझाया था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप इसी ने पढ़ा था और बाद में मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी डिटेल बताई थी। और इस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया था और फिरोज शाह के लाट के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये भी आप नोट कर लीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको कहाँ ले जाया गया, इसको दिल्ली ले जाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्तंभ लेख है वो है मेरठ। तो मेरठ का कहाँ पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। मेरठ का जो स्तंभ लेख है ये गंगा यमुना नदी के मध्य स्थित है और सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है वो लगभग इसके पास ही अवस्थित है। ठीक है, और इस स्तंभ लेख को भी फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था, दिल्ली ले गया था। फिरोज शाह तुगलक इसको भी दिल्ली ले गया था। ठीक है, यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति भी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें स्तंभ लेख, तो वो है प्रयाग।
देखिए, प्रयाग का जो स्तंभ लेख है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। तो प्रयाग का जो स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसके अभिलेख को? प्रयाग के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अशोक की रानी थी उनका नाम था क्या? कारुआकी। तो कारुआकी और उनके पुत्र जो तीवर थे उनका जिक्र किया गया है। कारुआकी और उनके पुत्र तीवर का वर्णन इसमें किया गया है, इस वजह से इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। इस स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर का भी उल्लेख किया गया है। किसका किसका? तो समुद्रगुप्त और बीरबल और जहांगीर, इनका भी इस पे उल्लेख किया गया है। इस स्तंभ लेख में स्त्री अध्यक्ष महामात्य की चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण है, स्त्री अध्यक्ष महामात्य, इसकी भी चर्चा हुई है। किस स्तंभ लेख में? तो प्रयाग स्तंभ लेख में। पहले ये जो स्तंभ लेख था वो कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसको इलाहाबाद लाया गया। मतलब इलाहाबाद का मतलब प्रयागराज लाया गया। पहले ये था कहाँ पे? तो पहले ये कौशाम्बी में था। पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसको प्रयागराज लाया गया। ठीक है। इसके बाद जो और है, जो कि है रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ पे होगा? ये बिहार का स्तंभ लेख है। इसके बारे में कुछ अगर महत्वपूर्ण चीज़ें आप देखें तो यहाँ से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ जिसके शीर्ष पर नटुआ बैल की आकृति बनी हुई है। तो स्तंभ लेख जिसके शीर्ष पर क्या है? नटुआ बैल की आकृति। ठीक है, नटुआ बैल की आकृति प्राप्त हुई है। पश्चिमी चंपारण जिले के आसपास है लगभग ये। इसके बाद दो और हैं, इसमें लौरिया अरारोज और लौरिया नंदनगढ़। देखिए, लौरिया अरारेज जो है तो वो अरराज है, सॉरी, अरराज है ये, अरराज। ठीक है। तो इसका जो स्तंभ शीर्ष है वो तो नष्ट हो गया है, जिस पर संभवतः गरुड़ की आकृति रही होगी। और यह स्थल जो है वो मौर्यकालीन स्तंभ लेख के लिए प्रसिद्ध है, लौरिया अरारेज। वर्तमान में वही पश्चिमी चंपारण जिले के आसपास जिले में यह स्थित है, नेपाल जाने वाले मार्ग पर स्थित है। ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ की आप बात करेंगे तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख से एक अवांग मुखी कमल, अवांग अवांग मुखी कमलाकार ये जो स्तंभ लेख है इसका शीर्ष ऐसा है। ठीक है। इसके ऊपरी हिस्से में उत्तर की ओर मुंह किए हुए, ऊपरी हिस्से में उत्तर की ओर मुंह किए सिंह की मूर्ति है, और शीर्ष के नीचे राजहंसों, और शीर्ष के नीचे जो है ये राजहंसों की पंक्तियां बनी हुई हैं। ठीक है। यह स्तंभ लेख जो है वो 243 से लेकर 242 बीसी के आसपास जारी किए गए 7 स्तंभ लेखों में से एक था। ठीक। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्तंभ लेख थे अशोक के लिए। इसके बाद अशोक के कुछ पर्टिकुलर लघु स्तंभ लेख हम देखते हैं, जो कि कितने हैं? ये 5 हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या? रोमिनदेई। रोमिनदेई कहाँ पे होगा? ये नेपाल का लघु स्तंभ लेख होगा। ठीक है। तो रोमिनदेई के बारे में देखिए, इस लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कहा है कि कृषि लगान की राशि, कृषि लगान की जो राशि है वो कुल उत्पादन का कितना होना चाहिए? 1/8 भाग कर दिया जाए। ठीक है। दूसरी चीज इसमें कही गई कि पशु बलि जो है, पशु बलि प्रथा को समाप्त किया जाए। ठीक है, इसमें यह कहा गया है। और यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। सबसे छोटा अभिलेख अशोक का कौन सा है? तो वो है रोमिनदेई अभिलेख। क्लियर? तो ये दो तीन चीजें महत्वपूर्ण इसके बारे में है। इसके बाद फिर निगलीना का जो अभिलेख है ये भी नेपाल में ही पड़ेगा। ये इसके बारे में यहीं पे कर लेते हैं, है ना। तो निगलीना का जो अभिलेख है ये पड़ेगा नेपाल में। और इस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, 14वें वर्ष इस स्थान की यात्रा की। ठीक है। किसकी? निगलीना की, इस स्थान की यात्रा इसने की है।
और अशोक द्वारा कनक मुनि के स्तूप को परिवर्धित कराया गया। कनक मुनि के स्तूप को क्या किया गया? परिवर्धित कराया गया। और निगाली सागर स्तंभ लेख की चर्चा हुएनसांग द्वारा भी की गई है। तो इस अ, मतलब स्तंभ लेख की चर्चा हुएनसांग द्वारा भी की गई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है सारनाथ। तो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश में होगा, है ना। वाराणसी से लगभग 10 या 15 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे महत्वपूर्ण मूर्तियों में बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में बैठी मूर्ति और अभय मुद्रा में खड़ी मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से? सारनाथ से। ठीक है, अगर और कुछ यहाँ से सारनाथ से आप देखना चाहें तो बुद्ध को मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था बुद्ध ने। और इसी को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सांची है। तो सांची कहाँ पड़ेगा? सांची का जो पड़ेगा वो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं सांची के बारे में। तो इस यहाँ पे स्तूप का निर्माण कराया गया 3री सदी में अशोक के द्वारा हुआ। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, इसे संघ भेद अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणियों थे उनको चेतावनी दी गई थी और उनको ऐसा करने पर उन्हें सफ़ेद कपड़ा पहनाकर संघ से निर्वासित करने की बात की गई थी। ये सारी जो सांची के बारे में डिटेल दी गई है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। एक इसमें और है कौशाम्बी। ठीक है। तो कौशाम्बी का जो लघु शिलालेख है हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेनसांग के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ शिक्षाएं दी थी और उनकी स्मृति में यहाँ 2 महाविहार का निर्माण कराया गया है। 2 महाविहार का निर्माण कराया गया। ठीक है, ये वेनसांग ने कहा है। ठीक है। इसमें अशोक की द्वितीय पत्नी जो कि कारुआ की और तीवर की माता जिसको कहते हैं उसके द्वारा बौद्ध संघ को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है। तो दान का उल्लेख किसके किसके द्वारा? अशोक की जो दूसरी पत्नी थी कारुआ की। ठीक है। तो इसमें ये सारा किया गया है। और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। हम अपने पहले भी देख चुके हैं कि क्यों कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इसके बाद ये पांचों प्लेस हो गए। तो ये हो गए। इसके बाद हम देखते हैं जो अन्य प्रमुख और भी कुछ अभिलेख हैं इसके रिलेटेड, जैसे कि सरेगुना का जो अभिलेख है। तो मैं यहाँ पे इसको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं नोट कर देता हूँ, बाकी आप प्लेस देख लीजिएगा कि कहाँ पे हैं। तो सरेगुना का जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान में पड़ेगा। ये जो लेख है वो ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त होता है। इसे द्विभाषी अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है। तो द्विभाषी अभिलेख के भी नाम से सरेगुना का अभिलेख को जाना जाता है। अफगानिस्तान में है ये। ठीक है, अफगानिस्तान में है ये। इसके बाद सोहगौरा का जो अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश में है। सोहगौरा का अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो है वो है ब्राह्मी। और इसकी भाषा क्या है? तो वो भाषा है वो प्राकृत। ठीक है। तो लिपि इसकी ब्राह्मी है और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। यह लेख ताम्र पट्टिका पर उत्कीर्ण है। किस पे? ताम्र पट्टिका पर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें अकाल से निपटने के लिए अकाल से निपटने के लिए राजकीय प्रयास जो हुए उसकी बात की गई है। ठीक है, राजकीय प्रयासों की चर्चा की गई है। ठीक है। इसके बाद बराबर का जो लेख है ये कहाँ होगा? ये बिहार में होगा। हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो बराबर का जो ये है, तो ये गुफाएं भारत की प्रारंभिक गुहा स्थापत्य कला का प्राचीनतम उदाहरण है। और ये जो गुफाएं हैं आरंभिक काल में काष्ठ स्थापत्य कला से संबंधित थी। बराबर। ठीक है। इसके बाद फिर महास्थान का जो अभिलेख है तो ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। तो ये बांग्लादेश में पड़ेगा। महास्थान का जो अभिलेख है ये बांग्लादेश में पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है। ठीक है। और इसकी भी लिपि ब्राह्मी और वही भाषा प्राकृत है।
तो लिपि जो है वो है ब्राह्मी, और जो भाषा है वो क्या है, वो है प्राकृत। ठीक है। इस लेख में भी अकाल से निपटने के लिए राजकीय प्रयासों की चर्चा की गई है, जिसका विवरण जैन लेखक हेमचंद्र सूरी हेमचंद्र सूरी के परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ से होता है। तो हेमचंद्र सूरी की पुस्तक का क्या नाम है, तो परिशिष्ट पर्वन। देखिए, सोहगौरा और महास्थान दोनों अभिलेख मेगास्थनीज के उस तथ्य को नकारता है कि मौर्य साम्राज्य में अकाल नहीं पड़ते थे। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है। तो मेगास्थनीज ने कहा था कि मौर्य साम्राज्य में अकाल नहीं पड़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अकाल की चर्चा की गई, इसका मतलब ये है कि सोहगौरा, अ, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोहगौरा और महास्थान अभिलेख जो है, ये मेगास्थनीज के उस तथ्य को नकारते हैं, उस तथ्य को नकारते हैं कि मौर्य काल में अकाल नहीं पड़ते थे, अकाल नहीं पड़ते थे। ठीक है। महास्थान के बारे में पूछा गया कि महास्थान का जो अभिलेख है वो कहाँ पे है, इस तरह से प्रश्न आया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। जो अन्य और भी प्रमुख अभिलेख थे, जैसे कि सरेगुना, शोहगोरा है, बराबर है, महास्थान के अभिलेख है। इसके बाद इसका जो लास्ट होगा कि अशोक के प्रांतों की राजधानियां क्या क्या हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। काफी महत्वपूर्ण डेटा, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल पांचों प्रांतियों के नाम और उनकी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। देखिए, उत्तरापद की बात करें तो अशोक का पुत्र, उसका नाम क्या था, कुणाल, जो था यहाँ का क्या था, यहाँ का राज्यपाल था। ठीक है। तक्षशिला ब्राह्मण शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला जो था क्या, वो ब्राह्मण शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। अगर कुछ नाम लिए जाएं तो जीवक है, चाणक्य है, चरक है, ये सब मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही रिलेटेड थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही रिलेटेड थे। ठीक है। देखिए, आरंभिक मतलब जो मौर्य काल था उसमें बिंदुसार ने तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको समाप्त किया था। तक्षशिला बिंदुसार ने विद्रोह को समाप्त किया था, कहाँ पे, तक्षशिला में। किसके कहने पर, अशोक के कहने पर। ठीक है। तक्षशिला जो है ये गांधार कला के लिए काफी प्रसिद्ध था, गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था ये काफी। और मौर्यों ने तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक एक राजकीय मार्ग का निर्माण कराया था। कहाँ से कहाँ तक, तो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक एक राजकीय मार्ग का निर्माण कराया गया था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी उत्तरापद के बारे में, जिसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला, अशोक का एक ये प्रांत था। इसके बाद प्राची या प्राच्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हम महत्वपूर्ण चीजें इनके बारे में देखते हैं। ठीक है। देखिए, उदयन इसे मगध महाजनपद की, उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया। ठीक है। और वेनचांग पाटलिपुत्र के स्तंभलेख होने की बात करता है। ठीक है। यहाँ पर्सिपोलस से मिलता जुलता राजमहल का स्तंभ सज्जित, पर्सिपोलस से मिलता जुलता एक राजमहल, मतलब एक राजमहल का स्तंभ सज्जित महाकक्ष और आरोग्य विहार मिला है, आरोग्य विहार मिला है। ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अवंती की, जिसकी की राजधानी क्या है, अवंती, उज्जैनी, उज्जैन, अवंती रठ भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक जब युवराज था तब उन्हें अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी अशोक को राज्यपाल नियुक्त किया गया था यहाँ का। ठीक है। और इसकी राजधानी वही उज्जैन या उज्जैनी, मतलब आप जानते हैं महाकालेश्वर का मंदिर है और एक सांस्कृतिक धरोहर भी है।
इसके बाद दक्षिणापथ, जिसकी की राजधानी क्या है, सुवर्णगिरी। तो यहाँ पे सुवर्णगिरी के बारे में हम देख लेते हैं कि सुवर्णगिरी के राज्यपाल के लिए अशोक ने अभिलेख में आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ के राज्यपाल के लिए अशोक के अभिलेख में अशोक के अभिलेख में आर्यपुत्र आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो दक्षिणापथ था इनका प्रांत, और उसकी जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। इसके बाद कलिंग या तोसली जिसको हम कहते हैं। तो कलिंग या तोसली, तो तोसली से जो हमें अभिलेख मिला है वो अशोक का हृदय परिवर्तन करने की सूचना देता है। हृदय परिवर्तन यहीं से हुआ था, आप जानते हैं कलिंग का जो युद्ध हुआ था, और यहाँ से अशोक का 14वां बृहद शिलालेख मिला है। ठीक है। यह किस पहाड़ी पर है, तो ये अश्वत्थामा पहाड़ी पर है। अश्वत्थामा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। तो ये जो अशोक के पांचों प्रांत थे उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण उनकी राजधानियां हैं उसके बारे में। कई बार मतलब राजधानियों को लेके मैचिंग करने के प्रश्न पूछे गए। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे, अशोक के प्रांतों की राजधानियां हमने देखी, और जो प्रमुख अभिलेख हैं उनके लघु स्तंभ लेख हैं, उसके बाद फिर स्तंभ लेख हैं, उसके बाद फिर जो लघु शिलालेख हैं, और उससे पहले जो बृहद शिलालेख हैं, और उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ें मौर्य साम्राज्य के बारे में हैं। तो ये सारा हमने पूरा इसको कवर किया। ठीक है। तो ये पूरा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आएगा वो मौर्योत्तर साम्राज्य आएगा, उसके बारे में भी हम चीज़ों को ऐसे ही डिस्कस करेंगे ऑन मैप के साथ। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।